नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर चौधरी भारतीय राजनीति का एक शिक्षक ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित दूसरा मौलिक अधिकार जिसका नाम था स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की चर्चा आपसे की थी और इस वीडियो में हमने आपको स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19, 20, 21 और 21A 21A के बारे में बताया था। 21A के बारे में मैं जब आपको बता रहा था यहाँ पर हमने दो बातें याद रखनी थी, वो मैं आपको बता रहा था। पहली बात क्या थी वो आप देख लें। पहली बात क्या थी कि ये जो संविधान संशोधन है वो भी याद रखना है। कौन सा? तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हमने लागू किया है, ये बात भी आपको याद रखनी थी। इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। और देखें क्या है इसमें, तो हमने कहा था 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भारत में रहने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष है, उनको हमने कैसा अधिकार दिया है या उनका मौलिक अधिकार क्या है, तो आपको याद रखना है वो कैसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, निःशुल्क, और शिक्षा कैसी होगी, अनिवार्य। ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतिम अनुच्छेद की, जिसका नाम है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22 की भाषा है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण की बात आपसे करता है। तो आपको ध्यान रखना है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण को पढ़ने से पहले आपको ध्यान देना है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हम 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रकार की गिरफ्तारियां? 2 प्रकार की। पहले प्रकार की जो गिरफ्तारी है उसका नाम है अपराध विषयक गिरफ्तारी। कौन सी गिरफ्तारी है, याद रखना है। पहली गिरफ्तारी का नाम है अपराध विषयक गिरफ्तारी। अपराध विषयक गिरफ्तारी के संबंध में आपको याद रखना है वह है गिरफ्तारी जो अपराध होने के बाद की जाती है। जब भी क्राइम होगा, जब भी अपराध होगा तो अपराध होने के बाद
आपको जो गिरफ्तार किया जाएगा उसका नाम होगा अपराध विषयक गिरफ्तारी। दूसरी गिरफ्तारी का नाम है निवारक निरोध। दूसरी गिरफ्तारी का नाम आपको याद रखना है, दूसरी गिरफ्तारी का नाम है निवारक निरोध। निवारक निरोध के बारे में हम पढ़ेंगे, तो निवारक निरोध के बारे में पढ़ना है आपको कि वह गिरफ्तारी जो अपराध होने की आशंका, क्या? वह गिरफ्तारी जो अपराध होने की आशंका से ग्रस्त होकर की जाती है। कहने का मतलब है अपराध हुआ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा सकता है, अर्थात हमें शक है। हम शक के आधार पर जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो वो गिरफ्तारी क्या कहलाएगी? निवारक निरोध। तो आपको ध्यान देना है, अनुच्छेद 22 में हमारा जो संविधान है वो हमें गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार दे रहा है, और उन मौलिक अधिकारों की जो चर्चा है वो कौन से अनुच्छेद में है? 22 में है। कौन से में? 22 में। और अनुच्छेद 22 को हमने नाम दिया है क्या? गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। यहाँ हम 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार की गिरफ्तारियों की? 2 प्रकार की गिरफ्तारियों की। कौन कौन सी? पहली का नाम है अपराध विषयक गिरफ्तारी और दूसरी का नाम है निवारक निरोध गिरफ्तारी। अपराध विषयक का मतलब क्या है? अपराध विषयक का अर्थ है वह गिरफ्तारी जो अपराध होने के बाद में की जाती है, अर्थात अपराध हो गया है और उसके होने के बाद जो गिरफ्तारी हो रही है वो कौन सी गिरफ्तारी है? तो आपको याद रखना है वो गिरफ्तारी है अपराध विषयक गिरफ्तारी। और वह गिरफ्तारी जो अपराध होने से पहले की जा रही है, अर्थात शक के आधार पर हो रही है, उसका नाम है निवारक निरोध। देखिए, हम पहली गिरफ्तारी की यहाँ बात कर रहे हैं आपसे। पहली गिरफ्तारी का नाम है अपराध विषयक गिरफ्तारी। जब भी आपको क्राइम होने के बाद गिरफ्तार किया जाए तो यहाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें 3 प्रकार के मौलिक अधिकार दे रहा है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 3 प्रकार के, याद रखना। अपराध विषय गिरफ्तारी के अंतर्गत जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है जिसकी मैं चर्चा आपसे करने वाला हूँ, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है गिरफ्तारी का कारण। बताना पड़ेगा। क्या करना है आपको? यह आपका मौलिक अधिकार है कि जब भी कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको गिरफ्तारी का क्या बताना पड़ेगा? कारण बताना पड़ेगा। ये आपका मौलिक अधिकार है। आप जान सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तारी के कारण में बहुत सारी बातें शामिल हैं जो आपको भारत का नागरिक होने के नाते या एक आम नागरिक होने के नाते भी याद रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो आपको देखनी है। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। इसमें आप देखें, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। देखिए, कारण तो हमने बता दिया, लेकिन प्रश्न है कि अगर आपको गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी हुए हैं तो उसका एक सरकारी आदेश होता है जिसको हम वारंट कहते हैं। वो वारंट आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आया है वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, अर्थात वो वर्दी पहने हुए होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है।
विदाउट यूनिफॉर्म यदि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये आपके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। वारंट होना चाहिए। वारंट के साथ साथ वह व्यक्ति वर्दी पहने भी होना चाहिए। विदाउट वर्दी यदि वह है तो यह आपके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी हुई है उसकी वर्दी पे नेम प्लेट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मुझे गिरफ्तार कर कौन रहा है। वर्दी पहन रखी है लेकिन आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो यहाँ भी आपके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। वारंट होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति वर्दी पहने हुए होना चाहिए। नेम प्लेट उसके बेस पर होनी चाहिए, पॉकेट पर होनी चाहिए, जिससे आप ये पता लगा सकें कि मुझे गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कौन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बातें किस में हैं? ये गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ये चीज़ें इसमें शामिल मानी जाएंगी। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो यहाँ पर ये है कि गिरफ्तार जो व्यक्ति है वह कानूनी सहायता लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या गिरफ्तार होने के बाद आप अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए या बचने के लिए कानूनी सहायता नहीं ले सकते हैं? क्या आप किसी वकील के पास नहीं जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, आप कानूनी सहायता लेने के लिए कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। आप किसी भी वकील के पास जा सकते हैं। आप अपनी रिहाई के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपके घर वाले आपके लिए कानूनी सहायता लेने जा सकते हैं। उनको ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा। यदि उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है। तो पहली बात क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा है आप कानूनी सहायता लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। ध्यान रखना है। तीसरी बात यहाँ पर है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको सशरीर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना पड़ेगा। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो क्या है कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको शरीर सहित न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये आपके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। याद रखना है, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको सक्षम न्यायाधीश के सामने कैसे पेश करना है? तो हम कह रहे हैं कि आपको शरीर के सहित पेश करना है। शरीर के सहित पेश करना है, अर्थात आपको पेश यदि नहीं किया गया तो आपके मौलिक अधिकार का क्या होगा? हनन मान लिया जाएगा। इस बात का आपको क्या रखना है? ख्याल रखना है। ये बात हमेशा याद रखनी है। यदि 24 घंटे के अंदर आपको पेश नहीं किया गया तो आपके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। अब यहाँ जो 24 घंटे का समय है, इस 24 घंटे के समय को आपको ध्यान से सुनना है।
ये 24 घंटे का समय कब स्टार्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि अपराधी को गिरफ्तार करने और संबंधित स्थान तक लाने के लिए जो समय काम में लिया गया है वह 24 घंटे में शामिल नहीं है। कहने का मतलब है, बड़ा सीधा सा मतलब है, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो पुलिस जिस स्थान से उसे गिरफ्तार करके लाएगी और लाने में जो समय लगा है वह 24 घंटे में मान्य नहीं है। अगर गिरफ्तारी के बाद न्यायालय की छुट्टी पड़ जाती है, न्यायाधीश नहीं है या किसी अन्य कारण से आपको न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया गया है, जो एक वाजिब कारण है, तब भी 24 घंटे का समय स्टार्ट नहीं होता है। 24 घंटे का समय स्टार्ट नहीं होता है तो फिर यहाँ पर हम इसे मौलिक अधिकार के हनन की बात नहीं कह सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? हम इसे 24 घंटे के हनन की बात नहीं कहेंगे। अब एक थोड़ा सा प्रश्न है, वो आपको देखना है कि ये जो तीनों ही बातें हैं, ये जो तीनों ही बातें हैं, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, कानूनी सहायता लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको शरीर सहित न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा। ये बातें सामान्य गिरफ्तारी में मान्य हैं। कैसी गिरफ्तारी में? सामान्य गिरफ्तारी में। सामान्य गिरफ्तारी में मान्य हैं। अगर गिरफ्तारी सामान्य नहीं है, याद रखना है, यदि गिरफ्तारी सामान्य नहीं है, अगर गिरफ्तारी सामान्य नहीं है तो कैसी है वो आपको देखनी है। हम कैसी गिरफ्तारी को सामान्य नहीं कहते हैं वो आपको देखना है। यदि गिरफ्तारी सामान्य नहीं है तो जो गिरफ्तारियां सामान्य नहीं हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। यदि गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश से हुई है। दूसरा इसमें है, यदि गिरफ्तारी किसी आतंकवादी निवारक या निरोधक कानून के तहत हुई है। पहला क्या है? पहला हम कह रहे हैं कि यदि गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश से हुई है, यदि किसी भी वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है, अर्थात कोई भी अपराधी वांछित है, बार बार न्यायालय के आदेश पर भी वह न्यायालय नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देता है। तो हम इसे सामान्य गिरफ्तारी ना कहकर हम इसको नाम दे रहे हैं न्यायालय के आदेश की गिरफ्तारी। दूसरा है कि यदि गिरफ्तारी किसी आतंकवादी निरोधक अधिनियम के तहत हुई है, जैसे हम नाम ले सकते हैं पोटा, टाड़ा, रासुका इत्यादि, तो भी हम गिरफ्तारी के तहत दिए जा रहे मौलिक अधिकारों की बात नहीं करेंगे। अर्थात यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। यहाँ याद रखना है, यदि गिरफ्तारी सामान्य है तो आप गिरफ्तारी का कारण जानने के भी हकदार हैं, आप कानूनी सहायता लेने के लिए भी हकदार हैं और आपको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायाधीश के सामने पेश भी किया जाएगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी सामान्य नहीं है, न्यायालय के आदेश से हुई है या किसी भी आतंकवादी निरोधक अधिनियम के आधार पर हुई है, तो आपको दिए जाने वाले मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, अर्थात छीन लिए जाएंगे। याद रखना है, ये बातें हम कर रहे हैं गिरफ्तारी के पहले विषय में, जिसका नाम है अपराध विषयक गिरफ्तारी। दूसरा यहाँ पर है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका नाम है निवारक निरोध।
सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निवारक निरोध संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है वो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 22 में। कौन से में दिए गए हैं? अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 22 में भी आपको ध्यान देना है कि अगर वो यह पूछ रहा है कि निवारक निरोध संबंधी प्रावधान किस मौलिक अधिकार का भाग हैं, तो आपको याद रखना है वो कौन से मौलिक अधिकार का भाग हैं। तो उत्तर जाएगा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्या है निवारक निरोध? मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वह है गिरफ्तारी जो अपराध होने की आशंका, वह है गिरफ्तारी जो अपराध होने की आशंका के आधार पर की जा रही है। उस गिरफ्तारी को हम नाम दे रहे हैं निवारक निरोध। अब प्रश्न यह है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ अपराध का समय और अपराध की गणना निश्चित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इस गिरफ्तारी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। यहाँ एक प्रश्न है कि उस व्यक्ति को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में निवारक निरोध के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो हम उसे अधिकतम 60 दिन या 2 माह तक ही हिरासत में रख सकते हैं। 60 दिन या 2 माह के बाद हमें उसे रिहा करना पड़ेगा या हमें न्यायालय के दोबारा पास जाना पड़ेगा। यदि न्यायालय हमें इसकी अवधि में वृद्धि करने का आदेश देता है तब जाकर ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें वृद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। वृद्धि के आधार पर ही हम इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो प्रश्न है वो आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में निवारक निरोध के तहत एक व्यक्ति को मैक्सिमम अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे, हम उसे मैक्सिमम कितने समय तक 60 दिन या 2 माह तक ही हिरासत में रख सकते हैं। इसके बाद हमें उसे रिहा करना ही पड़ेगा। ये जो प्रावधान है ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कौन से में हैं? 22 में दिए गए हैं। तो 22 के बारे में मैंने आपको बताया कि 22 कहता है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। 2 प्रकार की गिरफ्तारियाँ, अपराध विषयक और निवारक निरोध। अपराध विषयक का अर्थ है वह गिरफ्तारी जो अपराध होने के बाद होती है। अपराध विषयक में हमने आपको बताया कि वहाँ 3 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। गिरफ्तार व्यक्ति कानूनी सहायता लेने के लिए स्वतंत्र रखा गया है। और तीसरा है गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको शरीर सहित न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा। तीनों में से यदि किसी पर भी पाबंदी लगती है तो ये आपके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। वहाँ पर हमने आपको स्पेशली बताया है कि यदि गिरफ्तारी सामान्य नहीं है, न्यायालय के आदेश पर हुई है या किसी भी आतंकवादी निरोधक अधिनियम में हुई है तो वहाँ पर ये तीनों प्रकार के मौलिक अधिकार मान्य नहीं है। दूसरा हमने बताया आपको निवारक निरोध। और वर्तमान में हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत अधिकतम कितने समय तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो हमें पढ़ना है कि हम उसे गिरफ्तार रख सकते हैं 60 दिन या 2 माह तक। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा दूसरा मौलिक अधिकार जिसका नाम है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसका विस्तार है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 में हमने कहा था 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रेस की स्वतंत्रता भी हमने 19 में ही बताई थी आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 और 19 का भाग नंबर 1 का क। 20 को हमने कहा था गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, अपराध के खिलाफ संरक्षण। 20 को हमने नाम दिया अपराध के खिलाफ संरक्षण। 21 में हमने बात की थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। 21A जो हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा, उसमें हमने कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का यह मौलिक अधिकार है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा दूसरा मौलिक अधिकार, जिसका नाम है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो छात्रों, यहाँ हम आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैं जयवीर चौधरी मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूँ, और हम यहाँ पर 2 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं तीसरे मौलिक अधिकार की। और तीसरा जो मौलिक अधिकार है, उस तीसरे मौलिक अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो फैला हुआ है अनुच्छेद 23 एवं 24 के अंतर्गत। 2 अनुच्छेद हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनमें पहला अनुच्छेद है 23 और दूसरे अनुच्छेद का नाम है 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का जो विस्तार है वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है। तो आपको याद रखना है उसका विस्तार है अनुच्छेद 23 एवं 24। उल्टा पूछ सकता है, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार शामिल है उसका नाम है, तो हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि इस मौलिक अधिकार के नाम से पता चल रहा है, यह ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत में रहने वाले व्यक्तियों को शोषण से बचाता है। किससे बचा रहा है? शोषण से बचा रहा है। नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 23 की। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 23 का नाम है बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 का जो नाम है वो क्या है, तो हम पढ़ेंगे ये है बलात् श्रम। बलात् श्रम को देखना है। बलात् का अर्थ होता है बल के आधार पर, श्रम का अर्थ होता है कार्य, और बल के आधार का मतलब होता है अनिच्छा से, जबरदस्ती या आपकी इच्छा के विरुद्ध। तो सीधा सीधा अर्थ है अनुच्छेद 23 में ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है, या ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो व्यक्ति का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। देख सकते हैं आर्टिकल 23 कहता है कि भारत में ऐसा कोई भी कार्य, चाहे वो कार्य संविधान लागू होने के बाद शुरू हुआ है या वो है भारत में पहले से ही चला रहा है, ऐसा कोई भी कार्य है जो व्यक्ति का शोषण करता है, जो व्यक्ति का दमन करता है, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया है, वह जो कार्य है वह कार्य बलात् श्रम में शामिल माना जाएगा। और ऐसा कार्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार का क्या होगा, हनन माना जाएगा। उदाहरण में देख सकते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, जैसे बेगार।
बेकार का अर्थ है वह कार्य जिसके बदले पारिश्रमिक नहीं दिया गया हो, पैसा नहीं दिया गया हो, मजदूरी नहीं दी गई हो। तो ऐसा जो कार्य है वो मौलिक अधिकार के हनन में शामिल है। जब भी हम किसी के यहाँ कार्य करने जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि मेरा मौलिक अधिकार है कि मेरी इच्छा है मैं किसके यहाँ काम करना चाहता हूँ और किसके यहाँ काम करना नहीं चाहता हूँ। इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, आप कहाँ काम करना चाहते हैं और कहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कहीं काम करने गए हैं तो आपको उसका पैसा मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। यदि उसके बदले आपको मजदूरी नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है, तो हम इसे कहेंगे यह मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हनन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। दूसरा, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ जो मजदूरी है उसका अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के यहाँ काम करना, बंधे रहकर काम करना। बंधुआ का मतलब हो गया बंधे रहकर। अन्य थोड़ा सा समझना है बंधे रहने का अर्थ क्या है। ये जो प्रथा है या ये जो कार्य है वो प्राचीन काल से ही भारत में चला आ रहा है। जो गरीब किसान होते थे या गरीब जो लोग होते थे वह अपने जीवन यापन के लिए किसी भी सेठ या साहूकार से कर्ज ले लिया करते थे, और कर्ज ले लिया करते थे तो जो सेठ या साहूकार है वो उस कर्ज पर बहुत बड़ी मात्रा में ब्याज वसूला करता था। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह व्यक्ति उस कर्ज को नहीं चुका पाता था, और जब उस कर्ज को नहीं चुका पाता था तो फिर वो क्या करता था, अपनी आगे वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी काम पर वहीं लगा देता था जहाँ पर वो कार्य कर रहा था, और ये कह दिया जाता था कि अब मेरा कर्ज ये वाली पीढ़ी चुकाएगी, और यही क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। इसी को नाम दिया गया है बंधुआ मजदूरी। अब देखिए प्रश्न है, पहली वाली पीढ़ी ने कर्ज लिया, वो काम करना चाहती है, ठीक है, लेकिन दूसरी वाली पीढ़ी का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस प्रथा के कारण वहाँ कार्य करना पड़ रहा है। कार्य करना पड़ रहा है तो यहाँ उसका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, और ऐसा लगता है कि शोषण हो रहा है तो फिर मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो एक तो यहाँ पर हमने क्या किया, बेकार को समाप्त किया, दूसरा हमने बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। और देखिए यहीं पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहीं पर आ जाता है ये दास प्रथा। प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा, महाराजाओं के द्वारा या सेठ साहूकारों के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। दास खरीदे व बेचे जाते थे। तो इस प्रथा को भी अनुच्छेद 23 के आधार पर क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसी में शामिल है मानव तस्करी। मानव तस्करी जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का व्यवसाय। मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बेच देना या उसका व्यापार करना, ये वर्तमान में अरबों डॉलर का एक क्राइम है। अर्थात यहाँ अरबों डॉलर का व्यवसाय होता है, इसको भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसमें हम बात कर रहे हैं बेकार है, दास प्रथा है, बंधुआ मजदूरी है, मानव तस्करी है इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है, यदि ऐसा होता है तो यह मौलिक अधिकार का क्या माना जाएगा, हनन माना जाएगा। अब अनुच्छेद 23 में ये कहा गया, जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे कि साहब यहाँ पर कार्य के बदले पैसे अगर नहीं दिए जाएंगे तो मौलिक अधिकार का हनन होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने घर में काम करता है, घर में कार्य कर रहा है और घर में कार्य करने के उसे पैसे नहीं दिए जाएं, तो आप सोचिए, आप अपने घर में कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के बाद आपके घर वाले आपको पैसे नहीं देते हैं तो क्या करोगे, क्या कहोगे घर वालों से, ओह मेरे तो मौलिक अधिकार का हनन।
तो सर भाई साहब आपके साथ जो होगा उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। घर वाले आपको जानते हैं क्या करेंगे। तो ध्यान देना है, घर में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ये आर्टिकल 23 के आधार पर बलात् श्रम में शामिल नहीं है। तो घर में किए जाने वाले कार्य मौलिक अधिकार के हनन में शामिल नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखना। दूसरा, देश हित के कार्य। देश हित के कार्य, अगर देश को आवश्यकता है आपकी, आप भारत के नागरिक हैं और भारत को आपकी आवश्यकता है, तो आपसे अगर कहीं भी कार्य करवाया जाता है और उसके बदले यदि आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, धन नहीं दिया जाता है, पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, मजदूरी नहीं दी जाती है, तो यह मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्या नहीं माना जाएगा? हनन नहीं माना जाएगा। तो घर में किए जाने वाले कार्य और देश हित में किए जाने वाले कार्य मौलिक अधिकार के हनन में शामिल नहीं हैं। याद रखना इस चीज़ को। देश हित में किए जाने वाले कार्य और घरेलू कार्य का मतलब अपने ही घर के कार्य शामिल नहीं हैं किसमें? मौलिक अधिकार के हनन में। यहाँ ख़त्म होता है या यहाँ समाप्त होता है कौन सा मौलिक अधिकार? 23, जिसका नाम है बलात् श्रम। चलिए अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के दूसरे अनुच्छेद की, जिसका नाम है 24। बाल श्रम। आर्टिकल 24 का आपको नाम याद रखना है, बाल श्रम। और बाल श्रम से यहाँ तात्पर्य है बच्चों से करवाया जाने वाला कार्य। हम किससे कार्य कर रहे हैं? हम कार्य करवा रहे हैं बच्चों से। तो बच्चों से करवाया जाने वाला जो कार्य है वो शामिल माना जाएगा किसमें? बाल श्रम में। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, सामान्य अर्थ में यदि पूछ लिया जाए कि साहब अनुच्छेद 24 कहना क्या चाहता है, अनुच्छेद 24 का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आर्टिकल 24 में हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और बच्चों से जो कार्य करवाए जाते हैं उन कार्यों पर हम लगा रहे हैं प्रतिबंध। क्या लगा रहे हैं? प्रतिबंध लगा रहे हैं। कहने का मतलब है हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों से कार्य करवाया जाना चाहिए। यदि कार्य करवाया जा रहा है तो यह उन बच्चों के मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। बच्चों को हम कितने एज तक माने या उसकी एज का निर्धारण कैसे हो या उसकी आयु का निर्धारण कैसे हो, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं 14 वर्ष तक के बच्चों की। हमने क्राइटेरिया लिया है, एक मापदंड लिया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं हम उनसे क्या नहीं करवाएंगे? काम नहीं करवाएंगे। यदि हम उनसे काम करवाते हैं तो यह उनके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। अब इसको यदि भाषाबद्ध तरीके से पूछा जाए, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाए तो किस प्रकार से है, तो आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे या खतरनाक कार्यों पर लगाना प्रतिबंधित है। जैसे फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में, होटलों पर, मोटर गैराज में या घर में एक सर्वेंट के रूप में काम कराए जाने वाली बात हम लोग कर रहे हैं। बच्चों से कार्य नहीं करवाना है, इसके उद्देश्य क्या है आपको ध्यान देना है। हम अनुच्छेद 24 की जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारा जो प्रमुख फोकस है वो बच्चों पर है, और बच्चों पर है तो बच्चों की हमने एज ली है। बच्चों की एज रहेगी कितने वर्ष तक? तो हम याद रखेंगे बच्चों की एज रहेगी 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। काम नहीं करवा सकते हैं तो हमारा मकसद क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो 14 वर्ष की आयु है ये बच्चे की
बेसिक एजुकेशन की आयु है, अर्थात क्या प्राप्त करने की आयु है? शिक्षा प्राप्त करने की आयु है। अगर बच्चा इस उम्र पे कार्य करेगा तो वह शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाएगा। पहला, अर्थात हम बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, इसलिए हम बच्चों से क्या नहीं करवाना चाहते? कार्य नहीं करवाना चाहते। दूसरा, बच्चे का विकास रुक जाएगा। अगर बच्चा छोटी उम्र में काम करेगा तो उसका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होगा। और शारीरिक और मानसिक विकास यदि अवरुद्ध हो रहा है तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और एक स्वस्थ युवा जो भारत को मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। दो बातें। तीसरा, बच्चे में विसंगतियां बढ़ जाएंगी, अर्थात उसमें गलत आदतों का समावेश हो जाएगा। गलत आदतों का समावेश हो जाएगा तो एक स्वस्थ युवा, एक अच्छा बच्चा जो भारत के विकास में सहायक हो सकता था, वो जो हमें मिलने वाला था वो हमें नहीं मिल पाएगा। और जब नहीं मिल पाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का क्या होगा? नुकसान होगा। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य कराना उनके मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। अगर ऐसा कहीं होता पाया जाता है तो उस बच्चे के मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा, और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या की जाएगी? कार्यवाही की जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई की जाएगी। जो बातें हमने अनुच्छेद 23 में आपको बताई थी वो बातें यहाँ भी आपको याद रखनी है। घर के कार्य, ये जो घर के कार्य हैं ये आपको याद रखना है कि यदि हम अपने ही बच्चों से अपने घर का कार्य कराते हैं तो क्या यह मौलिक अधिकार का हनन है? क्या यह मौलिक अधिकार का हनन है? तो हमें याद रखना है यह मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। अब मान लीजिए मैं अपने बच्चे से कहता हूं कि जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, और उसकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो क्या वो कह सकता ओ मेरे तो मौलिक अधिकार का हनन? नहीं कह सकता, क्योंकि हम अपने ही बच्चों से यदि अपने घर में कार्य करवा रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं या उनसे कुछ मदद की आशा कर रहे हैं, तो यह मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। तो बच्चे स्पेशली इस चीज़ को सुने हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है या आपके भाई बहन हैं, तो आप भी याद रखें कि अगर आपका कोई भाई बहन ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि मौलिक अधिकार का हनन है, तो इसको स्पष्ट समझाना है ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो हम अपने बच्चों से ही कार्य करने से उसे रोक सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 24। तो यहाँ मैंने आपके सामने तीसरे मौलिक अधिकार की बात आपसे की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की, अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 बात कर रहा था ऐसे कार्य जिनसे व्यक्ति का शोषण होता है, जिनसे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, तो उन सारे कार्यों को हमने क्या किया? प्रतिबंधित किया है। आर्टिकल 23 में ही हमने ये कहा कि देश हित में किए जाने वाले कार्य, या वहाँ पर हमने बात की थी घर में बच्चों से करवाए जाने वाले कार्य, शोषण की बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम कार्य पर नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ भी हम कह रहे हैं कि हम अपने ही बच्चों से अपने घर में कार्य करवा सकते हैं या मदद ले सकते हैं। वहाँ पर यह मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 22 बताया है। तो यहाँ हमने आपको तीसरा मौलिक अधिकार कंप्लीट किया है। कोशिश की है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें, अच्छी तरह से इसके बारे में समझ सकें। लेकिन अगर कहीं फिर भी त्रुटि है, आपको ऐसा लगता है कि सुधारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए, तो आप हमें अपने कमेंट्स के आधार पर इसकी जानकारी दे सकते हैं।
आशा करता हूँ आप ब्रज एकेडमी के द्वारा संचालित इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much.